हमारे पास है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहां अप्लाई होता है, किस पर्पस के लिए अप्लाई होता है? गॉसेस लॉ को बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी इररेगुलर क्लोज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए। कि गॉसेस लॉ की अगर मैं ओवरऑल इसके यूजेस की बात करूं कि इसको कहां पर यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको यूज किया जाता है फॉर एनी इररेगुलर क्लोज बॉडी। क्योंकि ओपन बॉडी में तो फ्लक्स नहीं होगा ना, क्योंकि फ्लक्स सरफेस में होता है। अब सरफेस ही नहीं होगी तो आप कैसे कहोगे कि फ्लक्स प्रेजेंट है? तो फ्लक्स तो फील्ड लाइन किसी सरफेस में से होती है। तो गॉसेस लॉ हमारे पास अप्लाई क्या होता है? गॉसेस लॉ अप्लाई होता है किसी भी इररेगुलर क्लोज बॉडी के लिए। अब बच्चों के माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या रेगुलर पे अप्लाई नहीं होता? बच्चे इरेगुलर पे भी अप्लाई होता है और इसके अलावा रेगुलर पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि जो इरेगुलर पे अप्लाई हो गया वो रेगुलर पे तो लाजमी अप्लाई हो रहा होगा। अब पर्पस इसका क्या होता है इरेगुलर क्लोज बॉडी पे? इसका पर्पस ये होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें ये उस इरेगुलर क्लोज बॉडी में हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसकी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी इररेगुलर क्लोज बॉडी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी इररेगुलर क्लोज बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, या आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके मैथमेटिकल रिलेशन को लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी इररेगुलर क्लोज बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। कि अगर फर्ज करो लेफ्ट साइड पे आपको एक इररेगुलर क्लोज बॉडी नजर आ रही है और वहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। अब लाजमी नहीं सारे पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव होगा फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। तो फ्लक्स किसके इक्वल है? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और Q किसके इक्वल है? Q आपका टोटल चार्ज है, कि जो उस इरेगुलर क्लोज बॉडी में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं ये उन तमाम चार्जेस का क्या होगा? सम होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल रिलेशन है, और ये हम एफएससी के अंदर इसको बड़ा सिंपल तरीके से ड्राइव भी करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल आता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ का फार्मूला है तो क्या ये मीडियम डिपेंडेंट है? क्या ये मीडियम डिपेंडेंट है? तो आंसर होगा यस। क्यों? यहां पर एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक आएगा तो डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, और फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा? वो फार्मूला चेंज होकर बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू ε r टाइम्स Q। तो ये इसमें चेंज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या वो उस बॉडी की शेप या साइज पे डिपेंड कर रहा है? कि क्या वो शेप जो थी वो अमेबा शेप थी, क्या वो शेप रेक्टेंगुलर थी, क्या वो शेप हमारे पास क्यूबिक थी? आंसर है नो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी इरेगुलर या रेगुलर क्लोज बॉडी वो डिपेंड किस पे करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती, तो मैं लिखता हूं किस पे डिपेंड नहीं करती। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड ज्योमेट्री। वो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ना वो उस बॉडी की साइज पे, ना उसकी शेप पे, ना उसकी ज्योमेट्री पे। वो किस शक्ल की है, कितनी बड़ी है, रेगुलर है, इररेगुलर है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। फिर अगला पॉइंट, फिर डिपेंड किस पे करती है? तो आपको फार्मूला में नजर आ रहा है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, और वो डिपेंड करती है चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पोलैरिटी पे भी नहीं, मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेकेंड थिंग इज मीडियम। इन दो चीजों के ऊपर उसकी डिपेंडेंस होती है। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं और तीनों के अपने अपने क्वेश्चन हैं। पहले ही एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज सफियर। कि फर्स्ट करो एक सफियर है, और बच्चे यहां भी याद रखना सफियर लाजमी नहीं है, कोई भी शेप हो, सिलेंडर हो,
क्यूब हो, क्यूबाइड हो, इरेगुलर शेप हो क्लोज। अब उसकी सरफेस को आपने चार्ज कर दिया। अब सरफेस को चार्ज करने के बाद आपसे यह पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी? तो गॉसिस लॉ को हम यूज करते हैं और गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। क्यों? क्योंकि हमने अंदर गॉसियन सरफेस लेना होता है। गॉसियन सरफेस होती है इमेजिनरी सरफेस। जब भी आप गॉसिस लॉ को अप्लाई करते हो ना, तो वहां पर आप गॉसियन सरफेस को लेते हो, और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने में हेल्प करती है। तो यहां पर मैंने उस स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस ली, और आपको नजर आ रहा है उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब यहां पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करोगे, इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करोगे 1/ε0 टाइम्स क्यू। तो क्यू किसके इक्वल है? क्यू तो जीरो है। जब क्यू जीरो, तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो जब फ्लक्स की वैल्यू जीरो, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी? वो जीरो आएगी। तो ये आपका रिजल्ट है जिसको आप याद रखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीज भी समझाना चाहूंगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये बात हमने कल भी की थी, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। तो अगर आपका ई जीरो है तो डेल्टा वी जीरो है, और डिफरेंस तब जीरो होता है जब कोई चीज कांस्टेंट हो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू वो कांस्टेंट है। अब एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जामिनर आपको यह कहता है कि अगर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल V है, 5 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, तो बताओ इनसाइड कितना होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो, वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट, तो सरफेस पे अगर V, तो इनसाइड भी कितना होगा? V। तो मैं कहूंगा कि सरफेस पे अगर V है, तो इनसाइड भी हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? वो V होगा। तभी तो बच्चे उनका डिफरेंस जीरो के इक्वल आएगा। तो जितना सरफेस पे उतना इनसाइड। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब एक और चीज बताता हूं इसमें, एग्जामिनर इससे हटकर भी कह सकता है। वो कह देता है कि फर्ज करें जी एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, उस क्यूब या क्यूबॉइड की सरफेस को आपने चार्ज किया हुआ। अब बताओ कि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एक क्यूबाइड की सरफेस को चार्ज किया हुआ है, तो बताएं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर होगा जीरो, क्योंकि सरफेस के ऊपर है ना, तो इनसाइड तो नहीं है। वो पूछेगा बताएं पोटेंशियल क्या होगा? आपका आंसर सेम होगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन, चार्ज आउटसाइड होगा बच्चे, ये तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। स्फीयर चार्ज है, अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, ये वैसे ही हम जानते हैं। तो इनसाइड चार्ज नहीं है, चार्ज आउटसाइड है। तो ये ख्याल रखना आपने इन क्वेश्चंस का कि आपसे एग्जामिनर जिस तरह का मर्जी इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर दे सको। जैसे मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ कि अगर वो कहता है कि सरफेस के ऊपर 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो बताओ सेंटर पे कितना होगा? आपका आंसर होगा 5 वोल्ट। वो कहेगा जी इस पॉइंट पे कितना है, यहाँ पर पॉइंट P है, आपका आंसर होगा 5 वोल्ट। यहाँ कितना है? आप कहोगे 5 वोल्ट। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। पोटेंशियल को डेफाइन आगे करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे। ये मैथमेटिकली मैंने आपको बताया ऊपर, इसको शायद आपने फॉलो नहीं किया। इस फार्मूला को डेल्टा वी ई डी की इक्वल है। तो जब ई जीरो है तो डेल्टा वी जीरो है, और जब डेल्टा वी जीरो, डिफरेंस कब जीरो होता है? किसी चीज का डिफरेंस जब वो दोनों चीजें सेम हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो, तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। हॉलो का मतलब है अंदर से खाली है, तो सरफेस चार्ज्ड है।